जिस पर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा है कि इस तरह के अनुरोध पर विचार की अलग प्रक्रिया है। वे चेंबर में याचिका को देखेंगे और उन्हें सुनवाई के लिए लगाने पर विचार करेंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई को तैयार हो सकता है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं दुआई करना चाहता हूं क्योंकि जितनी जल्दबाजी में ये पिटीशन लगी हैं वो कोई अच्छी खबर का संदेश नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग दुआई करते हैं कि ये लोग कामयाब हो और स्टे मिले इस एक्ट पे। मगर बगैर तैयारी के जाने में मुझे तो डर ही लगता है कि ये पता नहीं क्या होगा। लेकिन लोग निश्चिंत रहें, ये लड़ाई जो है मजबूती से लड़ी जाएगी, ये हम लोग वचन दे रहे हैं। इसके लिए हम तैयारी भी कर रहे हैं। हम पूरी तैयारी के साथ सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और उसके अलावा जो बौद्ध गया जो टेम्पल का जो एक्ट है उसके बुद्ध समाज के साथ, जो बौद्ध समाज है हमारे देश का, उसके साथ तो ये अत्याचार 1949 से हो रहा है, बल्कि उससे भी पहले से हो रहा है। तो जिस प्रकार का कानून जो बौद्ध गया टेम्पल एक्ट के तहत बना हुआ है 1949 से, वैसा ही बेईमानी भरा कानून ये वक्फ एक्ट में भी आ गया है। तो हम लोग मिलकर आंदोलन करेंगे और आंदोलन की शुरुआत हम लोग बिहार से करेंगे। उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, जल्दी शुरू होगा। अदालत में भी मजबूती से केस लड़ा जाएगा और पूरे देश में पीसफुल प्रोटेस्ट भी होंगे। दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। ये इतनी बड़ी बात है क्योंकि ये भारत के संविधान के ऊपर हमला है। संविधान के ऊपर हमला हम अम्बेडकरवादी कभी नहीं झेल सकते। ऐसा लग रहा है याचिकाओं पर कोर्ट में जल्द ही सुनवाई हो सकती है। अब आगे आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा और कैसे केस को आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, सुनवाई जल्दी कराना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये कानून तो अभी गजट नोटिफाई भी नहीं हुआ। कुछ लोगों ने तो पिटीशन डाल दी थी जब तक के राष्ट्रपति महोदय ने भी उस पर साइन नहीं किए। तो ये सब चीजें जो हैं वो जल्दबाजी को दर्शाती हैं, बिना तैयारी के जाने को दर्शाती हैं। और जिस प्रकार की टीम जो अभी भी मैदान में है उसका अगर रिकॉर्ड देखा जाएगा, पुराना रिकॉर्ड, तो उनका 100% फेलियर का रिकॉर्ड है। तो हजरत अली का कॉल है ना, एक आजमाए हुए को आजमाना कोई अकलमंदी का काम नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग दुआ करते हैं कि किसी प्रकार से ये लोग कामयाब हो जाए। लेकिन असली लड़ाई तो अभी बाकी है और वो लड़ाई ये है कि वक्फ का कानून हो, चाहे बुद्धिस्ट समाज के लिए कानून हो और चाहे क्रिश्चियन समाज, सिख समाज के लिए, SC ST OBC और दूसरे समाजों के लिए भी अगर जो कानून बने जो उनकी मजहबी प्रॉपर्टीज का बचाने का, तो वो मजबूत कानून बने। देश में हमारी अभी एक भी कानून मजबूत नहीं है। ये पुराना वाला कानून भी कोई मजबूत कानून नहीं है। तो हम उसका हमने आपको पहले भी बताया था कि हम एक उसका फॉर्मेट बना रहे हैं कि किस प्रकार का कानून बनना चाहिए जो सबके लिए अच्छा और मुफीद साबित होगा। वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम ऐसा एक कानून लाए और उसके लिए मैंने प्रपोजल भी दिया है। 16 पॉइंट्स हैं उसमें, मैं बार बार बता भी चुका हूं, एक बार फिर दिखा रहा हूं आपके दर्शकों को कि ये 16 पॉइंट है जिसमें ये लिखा हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा सजा हो, कम से कम वक्फ की प्रॉपर्टी जो चुराएगा उसको 10 साल की सजा हो, उम्र कैद तक की सजा हो, और कहते बामुशक्कत यानी कि चक्की पीसिंग का काम होना चाहिए उनके साथ, चक्की पिसवाई जानी चाहिए। और एक चीज और ऐड हमने की है कि जो लोग भी सरकारी अधिकारी हो या प्राइवेट लोग हो, अगर कोई वक्फ की जगह और इसी तरीके से बुद्धिस्ट समाज की जगह, क्रिश्चियन, बौद्ध और जो सिख समाज की जगह, शेड्यूल ट्राइब की जगह चुराते हैं या किसी और समुदाय की जगह भी चुराते हैं, तो उनके खिलाफ जो है ना सिर्फ उम्र कैद तक की सजा होनी चाहिए बल्कि 2.5% जितनी प्रॉपर्टी वो चुराएंगे, प्रॉपर्टी तो वापस होगी, उसका 2.5% उन्हें अपनी जाति यानी कि अपनी जेब से देना पड़ेगा, तभी ये कानून मजबूत बनेगा। उसके अलावा हर एक प्रक्रिया जो होगी इन कानूनों के तहत उसकी वीडियोग्राफी होगी और वीडियोग्राफी जो है उसकी जो है वेबसाइट पे डाली जाएगी ताकि पूरा देश और कम से कम समुदाय के लोग तो ये देख ही सकें कि काम ईमानदारी से हो रहा है या बेईमानी से कर रहे हैं हमारे मेंबर्स जो वक्फ बोर्ड के हैं, या जो अच्छा कानून बनेगा बुद्ध समाज के लिए या दूसरे समाजों के लिए भी, वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं या बेईमानी से काम कर रहे हैं। सभी समुदायों की प्रॉपर्टी बचाने के लिए अपनी अपनी, जैसे प्राइवेट सिक्योरिटी का कानून है ना, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी रखती है। जैसे अभी अडानी जी जो है वो एयरपोर्ट पे अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी रख ली है, वैसी हमारे समुदायों के पास भी, सभी समुदायों के पास अपनी वक्फ की और दूसरी प्रॉपर्टीज, धार्मिक प्रॉपर्टीज बचाने के लिए अपनी प्राइवेट सुरक्षा एजेंसीज भी होनी चाहिए और उसके अलावा एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी बननी चाहिए जो वक्फ
की प्रॉपर्टी हो चाहे दूसरे समुदायों की प्रॉपर्टी हो, उसका सही तरीके से ज्यादा गरीबों के लिए काम करने के लिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए, लोगों को रोजगार दिलाने के लिए, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दिलाने के लिए अच्छे से पारदर्शित रूप से काम हो सके, उसके भी हमने 16 मजबूत पॉइंट बनाए। तो अल्टीमेटली ये सब कानून तो जाएंगे, ये हमारा वचन है अम्बेडकरवादियों का। जितने भी ये गंदे घिनौने कानून बन रहे हैं ये सब जाएंगे, अच्छे कानून आएंगे और वो फिर सभी की रक्षा करेंगे, सभी कम्युनिटीज और पूरा देश खुशहाल बने। वक्फ मामले पर एक मामला राज्यों का भी है, तो क्या इस कानून पर राज्यों के बारे में क्या भूमिका हो सकती है? क्या इस कानून में कोई भी राज्य अपने हिसाब से प्रक्रियाओं का संचालन कर सकता है? नहीं, वो देखिए, जब जो ये जो एंडाउमेंट्स का, जो मजहबी एंडाउमेंट्स का और जो प्रॉपर्टीज का जो और ये एसेट्स का जो कानून है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है, तो उसका मतलब ये होता है कि अगर राज्य भी कानून बना सकते हैं उसके और केंद्र भी बना सकता है। तो अगर केंद्र कोई कानून बनाता है तो राज्यों का जो कानून बनेगा उसको केंद्र के कानून के सामने झुकना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हम उसके बारे में भी विचार कर रहे हैं। आज हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जैसे हमने मशीनों का तोड़ निकाला है ना, चुनाव में चोरी की मशीनों का तोड़, जब तक कि मशीनें पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो जाती तो उनका जहर या उनका जो बेईमानी का असर है वो कम कैसे किया जा सके, उसके लिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ पॉइंट्स बताए हैं जो समाज के लोगों को किस प्रकार से अगर वो कार्रवाई करेंगे तो ये कानून जब तक हम खत्म नहीं करा लेते, जो ये वक्फ का कानून आया है 2025 का, तब तक उसमें जो सुरक्षा कवच है वो मजबूत से मजबूत करने का हमने एक आह्वान भी किया, कुछ पॉइंट्स बताए हैं लोगों को। और इसके बाद हम राज्यों को भी कुछ सलाह देना चाहते हैं कि वो अपने अपने राज्यों में जो ईमानदारी से वक्फ को बचाने का काम करना चाहते हैं, उनके राज्यों में जो ऐसी प्रावधान में बता सकता हूं उसमें मैं काम कर रहा हूं कि इस कानून का असर तब तक के लिए, जब तक ये कानून खत्म नहीं हो जाता, असर कम किया जा सके या वक्फ की प्रॉपर्टीज बचाई जा सके, उस पर भी हम दिन रात काम कर रहे हैं। लेकिन ये सब काम प्लानिंग से होते हैं, ये काम ऐसे नहीं होते कि मुंह दिखाई के लिए जल्दी से हमने पिटीशन डाल दी और पिटीशन हार के बाहर आ गए, फिर बोलेंगे कि जी सुप्रीम कोर्ट ने नाइंसाफी कर दी। ये नहीं बताएंगे कि हम बिना तैयारी के चले गए थे जल्दी जल्दी। तो ऐसा नहीं करना है, इनको फिर भी करने दीजिए, इनको हमारी दुआ है, हमारी उम्मीद भी है कि लोग जीत जाएं। लेकिन अगर ये हार भी जाते हैं तो आप लोगों को हौसला नहीं खोना है। अभी असली कार्रवाई प्लान बी जो है वो आने वाली है, वो हम लाएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहें। लेकिन संघर्ष करने के लिए, जद्दोजहद करने के लिए, पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए, तैयारी करने के लिए, जो आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई भी है तैयारी, उसके लिए आप सब लोगों को टाइम देना पड़ेगा। ये सिर्फ जबानी जमा खर्च से शेरो शायरी पार्लियामेंट के अंदर और बाहर पढ़ के काम नहीं होगा। हम सब लोगों को सर जोड़ के, कमर कस के मेहनत भी करनी पड़ेगी। वक्फ बिल के खिलाफ जैसे तमिलनाडु में प्रस्ताव पास हुआ, क्या उस तरह अन्य विपक्ष शासित राज्यों में प्रस्ताव पास कर सरकार पर दबाव नहीं बनाया जा सकता? और इसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? नहीं, दबाव तो अभी पूरे देश में आंदोलन के जरिए बनेगा। खास तौर पे हम इसीलिए जो आंदोलन शुरू हो रहा है वो जो बुद्ध समाज के लोग और मुस्लिम समाज के लोगों को एक साथ लेकर हम पटना में, बिहार में प्रोटेस्ट करेंगे पहला, और उसी प्रकार के आंदोलन सभी समुदाय के लोगों को लेकर ज्वाइंटली होना चाहिए। अकेले अगर मुसलमान करेंगे, अकेले अगर बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोग करेंगे, अकेले क्रिश्चियंस करेंगे, सिख करेंगे और SC ST करेंगे तो, और OBC करेंगे तो फिर जो है इकट्ठा असर नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले क्योंकि बिहार में चुनाव भी आ रहे हैं तो वहां हम सारे कमजोर वर्गों को लेके आंदोलन करेंगे, ताकि नीतीश कुमार जी को जो काम उन्होंने खराब किया है उसको सही करने की शायद ऊपर वाला कल दे दे। इस कानून के लागू होने के बाद ये चर्चा है कि धर्म के मामले में सरकार की दखल अंदाजी है, तो क्या अन्य धर्म के लोगों को भी ये मामला खटक सकता है और उनके लिए भी चिंताजनक स्थिति है? 100%। और ये बात देखिए, जो हिंदू धर्म के मानने वाले भी हैं, उनके मंदिरों का भी कब्जा सरकार ने अपने कब्जे में लिया और भ्रष्ट अधिकारी वहां का भी सारा पैसा जो चढ़ावा आता है वो लूट के अपनी अलग अलग तरह की गतिविधियों में लगा देते हैं। अभी जो तिरुपति का भी एक केस सामने आया ना, जहां पे जो किस प्रकार का घी प्रयोग हो रहा था, मैं उसमें ज्यादा जाना नहीं चाहता हूं, वो भी तो सरकारी अधिकारी कर रहे थे। तो सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने तो पिटीशंस डाल रखी हैं बहुत सारी इस बारे में कि जो मंदिरों का जो कार्रवाई है जो वो सरकार के अधिकारियों के से ले ली जाए और वो मंदिर में जो धार्मिक जो लोग होते हैं वही उस कार्रवाई को पूरा करें। तो ये बात बिल्कुल सही है।
तो इसीलिए ये सबके लिए बुरी बात है। ये जो कानून आया क्यों है? अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोग जो हैं, अंबानी जो ये अडानी, ये मोदी जी के, अमित शाह जी के जो मित्र हैं, उनको ये सारी वक्फ की भूमि डकैती मार के छीन लेने के लिए तो आया है ये कानून। और इसी प्रकार से भूमि तो भूमि है ना, क्रिश्चियंस की भूमि भी उतनी कीमती होगी जितनी मुस्लिम्स की होगी। बौद्ध समाज की तो सबसे ज्यादा भूमि जा ही चुकी है, 84,000 से ज्यादा बुद्ध विहार जो है वो लूटे जा ही चुके हैं। तो उसी प्रकार से सिखों की प्रॉपर्टी है, और दूसरे समुदायों की भी, ट्राइबल्स की भी, शेड्यूल कास्ट की भी, ओबीसी की भी, और जो हिंदू धर्म के मानने वाले हैं उनकी भी प्रॉपर्टी लूट ही होगी ना। सबकी प्रॉपर्टी लूटी जाएगी। और ये कानून का हवाला देके दूसरे धर्मों के लोगों के लिए भी कानून लाए जाएंगे। और क्रिश्चियंस के लिए तो ऑलरेडी आरएसएस के मुखपत्र ने ऐलान ही कर दिया है। उनकी जो गंदी निगाहें हैं वो क्रिश्चियन समुदाय के ऊपर भी बढ़ चुकी हैं कि क्रिश्चियन समुदाय की जगहें तो देश में सबसे ज्यादा है, ऐसा उन्होंने एक लेख लिख दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएस ओका ने कहा है कि सबसे ज्यादा नफरती भाषण अल्पसंख्यकों के खिलाफ दिए जाते हैं। ऐसे भाषण अक्सर बहुसंख्यक समुदाय को अल्पसंख्यकों पर हमला करने और सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने और उकसाने के लिए दिए जाते हैं। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं जस्टिस ओका की इस स्टेटमेंट से एग्री नहीं करता हूं बिल्कुल भी, और इसको दुरुस्त करना चाहिए उन्हें। और मेरा ये निवेदन है कि इसको जरा थोड़ा डीपली स्टडी करें। जस्टिस ओक जो है बहुत ईमानदार और जो संविधानवादी जज हैं। हालांकि अगर जज हैं तो वही काफी होता है। ये आजकल जो एडजेक्टिव्स तो इसलिए लगाने पड़ते हैं क्योंकि ये मुट्ठी भर लोग रह गए हैं ईमानदार जजेस, इसलिए जस्टिस ओका उनमें से एक आते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो उनको थोड़ा इस पर रिसर्च करनी चाहिए। जो ये नफरती भाषण देते हैं लोग, वो कभी भी देख लीजिएगा वो होते कौन है? वो आरएसएस और बीजेपी के जो कार्यकर्ता होते हैं, उनके ट्रेंड कार्डर्स होते हैं, वो देते हैं। कोई आम व्यक्ति किसी भी समुदाय का हो ऐसी बातें नहीं करता। तो जस्टिस ओका से मेरा करबद्ध निवेदन है कि थोड़ा इस पे और डिटेल में रिसर्च करें, तब उन्हें पता लगेगा कि ये सारी बातों में तो सिर्फ और सिर्फ ये आरएसएस के लोगों का ही हाथ होता है। वो ये ऐसी गंदी घिनौनी बातें करते हैं। कोई आम किसी भी समुदाय का व्यक्ति जो है ऐसी बातें नहीं करता है। और आरएसएस के लोग सभी धर्मों के अंदर हैं। हमारे मुस्लिम समुदाय में कम है क्या? एक तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ही बना हुआ है ना, इतने सारे आरएसएस के लोग, वो ऐसी घटिया घिनौनी बातें करते हैं। ये समझने की बात है। बिहार में राहुल गांधी ने भी बयान दिया है कि एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों से सेकंड क्लास सिटीजन की तरह व्यवहार किया जाता है। आप कैसे देखते हैं? इसके लिए सेमिनार हॉल से निकल के अब बाहर आने का वक्त आ गया। राहुल जी की मैं बहुत इस बात में बार बार तारीफ भी करता हूं कि उन्होंने अपनी पार्टी का जो एक लंबा, जो उनका आज तक का जो एक ट्रेडिशन चला है, उसके विरुद्ध जाके वो अंबेडकरवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी भी उस सेमिनार के बारे में किसी ने मुझे वीडियो भेजी थी और ये कह के ही भेजी थी कि अभी भी बाबा साहब का नंबर, वहां पे जो वक्ता है तीसरे नंबर पे बोल रहे थे। तो बाबा साहब मेरे ख्याल से भले ही वो प्रधानमंत्री नहीं बने, लेकिन उनका जो कद है वो किसी भी और नेता से उस समय के बहुत ऊपर था। उनका जो विजन था बहुत ऊपर था। उनकी जो जर्नी थी ना, कहां से उठ के वो कहां तक पहुंचे, वो बहुत लंबी और सबसे ज्यादा बड़ी थी। तो उनकी इज्जत मेरे ख्याल से सबको सबसे ज्यादा होनी चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में संविधानवाद के उनका नाम सबसे पहले लेना चाहिए, ये पहली चीज। और दूसरा, सेमिनार हॉल से निकल के अब जमीन पे उतरने का टाइम आ गया है। हमें सबसे पहले तो ये जो चुनाव में चोरी की मशीनें हैं उसके लिए आंदोलन करना है ना, क्योंकि वो हर समस्या का समाधान है। जब मनुवादी चुनाव ही नहीं जीतेंगे तो तब कैसे मनुवाद आगे बढ़ेगा? और चुनाव वो जब ही हारेंगे जब चुनाव पेपर बैलेट से होगा। तो वो करके उसके बाद जो बौद्ध गया का आंदोलन चल रहा है, वो बाबा साहब की सबसे बड़ी जो इच्छा थी उसमें से एक है। तो उसमें हमें सबको मदद करनी चाहिए। और उसमें अगर हम वो कानून हटाएंगे तो साथ के साथ ये वक्फ का कानून भी हटेगा, क्योंकि दोनों एक ही जैसे हैं। तो इसके लिए हमें मिल के आंदोलन करना है। और अब भाषणों के अलावा सड़क पे आके आंदोलन की आवश्यकता है। अगर अंबेडकरवाद को भी जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी को क्रियान्वित करना है, उसको अमल में लाना है, तो सड़कों पे आना पड़ेगा। अब भाषणों से कुछ होने वाला है नहीं। सर, आखिरी